Right guys, so now let us start on with the practical exercise on liquidation. आप लोग liquidation के practical exercise में आ जाइए अपने study material पे. Come to the section on liquidators statement of account. Right, वो start हो रहा है आपका from sum number 7. ठीक है, practical questions liquidators statement of account के ऊपर हम जो questions करेंगे sum number 7 से ये start हो रहा है आपका. Let's start on with sum number 7. Everybody there? चलो साथ में रीड करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को. Following are the details of various balances of Strong Limited which went into liquidation on 31st March 16. Liquidator realized 5,25,000 from sale of assets and paid 1,50,000 to secured creditors, leaving a balance of 3,75,000 with him. तो ये देखो क्या आ गया, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज आ गया ना यार. जो सिक्योर्ड एसेट था उसको बेच दिया, उससे सिक्योर्ड लायबिलिटी को पे कर दिया, एंड जो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज है वो उसके पास है. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया गया है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया गया है. फिर देखो क्या बोला कि 25,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप है. अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनके पास दो तरह के इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर्स तो एक ही है बट दो अमाउंट पेड अप का डिटेल्स है. 3500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 60 जिसके ऊपर पेड अप है, 1500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच जिसपे 75 पेड अप है. तो टोटल इनके पास 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच है, बट दोनों के ऊपर डिफरेंट अमाउंट पेड अप दिखा रहा है. Liquidator is entitled to a 2.5% remuneration on payment to preferential and unsecured creditors. तो ये जो preferential and unsecured creditors को जो पेमेंट गया है इसके ऊपर इनको 2.5% रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए. बनाना क्या है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है. तो प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, राइट. हम लोग एक साइड में जो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज है 375 वो लिखेंगे. उसके बाद ऑन दी ऑपोजिट साइड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे किया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे किया. फिर देखेंगे कितना कैश बैलेंस है. यहाँ पे कैश बैलेंस हमेशा देखते रहना, ऐसा नहीं कि पैसा है नहीं बट फिर भी स्टेटमेंट में आपने दिखा दिया. चेक करेंगे कितना बैलेंस है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करेंगे, एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को किस तरह से हमें डील करना है वी विल अंडरस्टैंड. क्लियर है? चलो चलते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं फटाफट एंड सॉल्व करेंगे इसको. काफी इजी क्वेश्चंस. So this is sum number 7. We will say Strong Limited. We'll say liquidators final statement of account. दिस इज लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. हम सब ने फॉर्मेट देखा हुआ है, जैसे कैश बुक बनता है वैसे ही ये बनेगा. डेबिट क्रेडिट लिखेंगे नहीं, बट डेबिट साइड पे सारे रिसीट्स, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड पे सारे पेमेंट्स, एंड फाइनली हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट करेंगे. ठीक है ना? क्विकली डू दी फॉर्मेट. ठीक है, फॉर्मेट करो फटाफट. गेट डन विद द फॉर्मेट, वील स्टार्ट टुगेदर. ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला कि भाई सिक्योर्ड एसेट को बेचा, उससे जो सिक्योर्ड लायबिलिटी थी उसको पे ऑफ कर दिया, सरप्लस 375 बचा. तो यहाँ पे हम बोलेंगे सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, राइट. वील से सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज. कितना अमाउंट है, 3,75,000. इससे सबसे पहले हमें क्या पे करना है, सबसे पहले हमें लिक्विडेटर, प्लीज रिमेंबर द ऑर्डर. लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर डिबेंचर होल्डर्स विद फ्लोटिंग चार्ज, देयर प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स. सिंपल. तो यहाँ पे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, यहाँ पे बोला है कि जो इसका रेम्यूनरेशन है ना वो होगा 2.5% ऑफ पेमेंट मेड टू प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर.
तो वील से 2.5% ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे कर रहे हैं 17,500 प्लस हम लोग अनसिक्योर्ड को पेमेंट कर रहे हैं 1,15,000। क्लियर है? अभी फटाफट इसको ऐड करो और बताओ कितना बन रहा है 17,500 प्लस 115,000 इंटू 2.5%। तो ये आ गया 3,313 कर दो 0.5 है ना, हाँ, तो 3,313 विल बी द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन। सो वील से 3,313 वी हैव पेड एज लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। So we'll say preferential creditors, this will be 17,500। अभी पैसा है ना, पैसा तो काफी है अभी। इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करना है 1,15,000। क्लियर है? तो इनका भी पेमेंट हो गया। इसके बाद देखो हमें किसको पे करना है, वी नीड टू पे टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पे करना है 2,50,000। एक बार कैलकुलेटर पे बैलेंस बनाते हैं, 375 माइनस 3,313 माइनस 17,500 माइनस 115,000। अभी जो पैसा हाथ में बचा है वो कितना है, इफ यू सी इट इज 2,39,187, राइट। तो देखो यहां पे हमारे पास जो बैलेंस है, राइट, आफ्टर दीज पेमेंट्स वी हैव 2,39,187। वी नीड टू पे 2,50,000 टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बिकॉज देखो यहाँ पे 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच बोला है ना। तो क्या इनको पेमेंट हो पाएगा? आंसर इज यस। वाई? बिकॉज जो इक्विटी शेयर्स है वो पार्टली पेड है, तो इनका जो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स है वो हम उनसे कॉल कर सकते हैं और उससे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे ना, यहां पे लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, विल से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, इनको 2,50,000 पे कर दिया बिकॉज पार्टली पेड शेयर्स है, तो शेयर होल्डर से हम अनपेड अमाउंट कॉल कर सकते हैं। अभी इसके बाद देखो ये तो खाली इंफॉर्मेशन को हमने टेबल में पुट किया। इसके बाद जो चालू होगा ना वो मेन काम स्टार्ट होगा कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स का किस तरह से काम करना है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ पैसे इंट्रोड्यूस भी करने पड़ेंगे, राइट। और देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे पास दो टाइप के हैं, एक जिन्होंने 60 पे किया है, एक जिन्होंने 75 पे किया है। दोनों को क्या बराबर मान सकते हैं? नहीं, एक ने दूसरे से ज्यादा पे किया है तो सेटलमेंट के समय जिसने ज्यादा पे किया है, राइट, उसको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलना चाहिए एज कंपेयर टू जिसने कम पे किया है। तो देखो यहाँ पे इसका हम किस तरह से वर्कआउट करेंगे। ठीक है, एक वर्क नोट बनाएंगे, वी विल से वर्क नोट, contribution to be made stroke refund to be given to equity share होल्डर्स। अभी एक बार जो मटेरियल हमारा है उसमें देखो हमने फॉर्मेट दिया हुआ था ना, वील से पर्टिकुलर्स, वी विल से अमाउंट। देखो एक बार फटाफट फॉर्मेट को रेफर करते हैं हम। ठीक है, वो फॉर्मेट में हमने किस तरह से बात की थी कि हम पहले क्या करेंगे, हम हमारा टोटल पेड अप कैपिटल लिखेंगे, अगर कुछ कैश अवेलेबल है पेमेंट के लिए तो उसको लेस कर देंगे, या अगर कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है पार्टली पेड शेयर होल्डर्स टू मीट द डेफिसिट टुवर्ड्स क्रेडिटर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो वो वहां पे उनको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो के हिसाब से पेड अप कैपिटल लिखना है और ऐड करना है कंट्रीब्यूशन टू बी पेड। तो देखो यहां पे वी विल से टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। ध्यान से ये स्टेप देखना। अभी देखो टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल हमारा कितना बनेगा, यहां पे ये 3,500 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 60,
एंड 1500 शेयर्स के ऊपर 75 इज द टोटल पेड अप कैपिटल ना। तो इसको लिखते हैं हम लोग यहां पे, टोटल पेड अप कैपिटल हमारे पास है 3500 शेयर्स जिसके ऊपर हमें 60 पर शेयर मिला है, प्लस वी हैव 1500 शेयर्स जिसके ऊपर हमें 75 पर शेयर मिला है। तो इसको एक बार ऐड करके देखते हैं, 3500 इंटू 60 M प्लस एंड 1500 इंटू 75 M प्लस, टोटल अमाउंट हो गया 3,22,500 का हमारा टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल है। अभी देखो यहां पे वी विल से ऐड। अभी एक बात समझो, राइट, लॉजिकल बात आपको लगेगी, क्या इस सिनेरियो में इक्विटी शेयर होल्डर को एक भी रुपया मिलेगा? थिंक एंड टेल मी, क्या इस सिनेरियो में इक्विटी शेयर होल्डर को एक भी रुपया मिलेगा? आंसर इज नो। व्हाई? भाई पैसे ही नहीं है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी देने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पैसा चुकाया है वो पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स पे पहले लेकर आएंगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का तो भाई पूरा पैसा डूब गया है, राइट, इक्विटी शेयर होल्डर का तो पैसा डूब गया। अभी दो तरह के शेयर्स है, एक ने 60 दिया है, एक ने 75 दिया, किसका कितना डूबा है उसको हम चेक करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे deficit to be contributed, राइट, डेफिसिट टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड। ये आप लोगों के नॉलेज के लिए कि ये डेफिसिट कैसे निकला है। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, जितना फंड है उसमें से जो पेमेंट्स किए हैं वो माइनस करेंगे तो डेफिसिट मिल जाएगा। सो दिस विल बी 3,75,000 माइनस जो हमने सारे पेमेंट्स किए हैं ना 3313 प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 17,500 प्लस क्रेडिटर्स को 1,15,500 प्लस जो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2,50,000 पे किया, राइट। ये करने से हमें डेफिसिट मिल जाएगा। हमने निकाला भी था, एक बार फटाफट कैलकुलेटर पे सबको ही निकालो। सो दिस वर्क्स आउट टू बी द टोटल डेफिसिट इज 10,813। सो 10,813। अभी देखो इसका क्या मतलब है कि यार जो 322,500 हमने दिया था वो तो डूब रहा है, साथ ही साथ और एक्स्ट्रा 10,813 हमें और कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, राइट। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 322,500 के साथ। सो ये आ गया 3,33,313। दिस इज माई टोटल लॉस, राइट, दिस इज माई टोटल लॉस। अभी हम बोलेंगे लॉस पर शेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो टोटल लॉस है 3,33,313। यहां पे टोटल शेयर्स कितने हैं? देखो आई नो दैट दीज आर नॉट एट सेम बेस, वन इट हैज 60 एंड अनदर इज एट 75, बट ये जो टोटल शेयर है वो कितने हैं? 3,500 प्लस 1,500, राइट। 3,500 प्लस 1,500 मतलब 5,000 शेयर। तो देखो लॉस पर शेयर कितना निकला, डिवाइडेड बाई 5,000, लॉस पर शेयर इज ₹66.6626। प्लीज ये पूरा एक बार लिख लेना, बिकॉज अगर डेसिमल में यहां पे लिखेंगे ना तो ऊपर जो स्टेटमेंट होगा वो डेबिट क्रेडिट साइड मैच होना चाहिए, रिसीट एंड पेमेंट साइड वो मैच होने में प्रॉब्लम होगा। तो इसी अमाउंट को हम हमारे कैलकुलेशन में ले लेंगे। तो देखो अभी ध्यान से सुनो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया तो इन तरह के सम्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखो ध्यान से समझो, लॉस पर शेयर कितना है शेयर होल्डर को? 66.6626 का लॉस एक शेयर पे शेयर होल्डर को भुगतना है, राइट। एक शेयर पे शेयर होल्डर को कितना लॉस भुगतना है? 66.6626, मतलब इतना पैसा पर शेयर इनका डूब गया। ध्यान देना, 3,500 इक्विटी शेयर्स के ऊपर इन्होंने कितना अभी तक दिया है? 60, बट इनको लॉस कितना बेयर करना है? 66 पॉइंट समथिंग।
तो जो एडिशनल 6 पॉइंट समथिंग है वो इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक तो इन्होंने 60 का ही लॉस बेयर किया है। सिमिलरली इन 1500 शेयर्स के ऊपर कितना पर शेयर पे किया है? 75। इनको लॉस कितना भुगतना है? दे हैव टू बेयर अ लॉस ऑफ 66.66 समथिंग, बट दे हैव ऑलरेडी पेड हाउ मच? 75। तो 75 माइनस 66.6626 इतने का उनको रिफंड मिलना चाहिए, बिकॉज जितना लॉस पर शेयर है सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स बराबर है, सबको सेम अमाउंट का लॉस होना चाहिए। तो इन्होंने कम दिया है तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे, इनका ज्यादा है इसलिए वो लेकर जाएंगे। और स्पेसिफिकली वो जो मैं बता रहा था ना आपको टेबल वाइल वी वर डूइंग द डिस्कशन, वो इसी से डील करता है। 2-4 सम इसके ऊपर सॉल्व करने के बाद उसको देखोगे ना एकदम क्लिक हो जाएगा। तो यहां पे व्हाट विल वी से दैट ऑन 3500 इक्विटी shares on which rupees 60 per share is paid up will have to contribute 66.6626 minus 60 is 6.6626 per share, right? So total contribution इनके तरफ से जो मिलेगा that will be 3500 shares एंड 6.6626 पर शेयर उनको देना है। समझी ने बात? मैंने पैसे कंपनी में कितने लगाए थे? 60 रुपीज, बट पर शेयर लॉस कितना हुआ है शेयर होल्डर को? 66.6626। तो जितना डेफिसिट था उतना मेरे को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे शेयर्स पार्टली पेड है। बट एक चीज याद रखना, अगर शेयर्स फुल्ली पेड है तो कोई कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज जिनके फुल्ली पेड शेयर्स है उनकी कोई भी एडिशनल लायबिलिटी नहीं है। क्लियर ना? तो यहां पे दिस इंटू 3500 करते हैं, कितना आ रहा है? 23319 करो राउंड ऑफ में। 23319 दे हैव टू कंट्रीब्यूट, एंड देन ऑन 1500 इक्विटी शेयर्स ऑन विच ₹75 है ना दोस्त? हाँ, 75 पर शेयर इज पेड अप will get a refund of, देखो उन्होंने 75 पे किया है, लॉस कितना भुगतना है? 66.6626। तो 75 माइनस 66.6626 मतलब इनको 8.3374 पर शेयर का रिफंड मिलना चाहिए। सो देयरफॉर टोटल रिफंड, देखो इससे एक और लॉजिकल बात भी हम एस्टैब्लिश करेंगे वंस वी आर डन विद दिस, इनटू 8.3374, तो इसको 1500 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट 12,506। ठीक है, 12,506। तो जो 1500 इक्विटी शेयर्स है जिनके ऊपर 75 पेड अप है उनको रिफंड मिलेगा, बिकॉज उन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है एज कंपेयर टू द अदर कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स। और जिन्होंने 60 दिया था उनको 6.6626 कंट्रीब्यूट करना है, बिकॉज लॉस पर शेयर से कम उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। तो अभी इन दोनों चीजों को लेकर जाते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे कॉल ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स, वर्क नोट 1। ठीक है ना? कितना पैसा उनको देना है? 23, बताओ जल्दी से देखकर, 23319।
ठीक है, देन वी विल से इक्विटी शेयर होल्डर्स रिफंड, ये कितना आया था 12,506। अभी एक सेकेंड रुकना, बिफोर वी क्लोज दिस स्टेटमेंट एक लॉजिकल बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो, कंपनी के पास तो फंड नहीं था, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंट्रीब्यूट करना था टूवर्ड्स डेफिसिट, राइट, टूवर्ड्स डेफिसिट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बट सिंस अनइक्वल पेड अप अमाउंट था इसलिए एक जन लेकर आया और दूसरा जन लेकर गया। देखो, डेफिसिट कितने का था 10,813, इतने ही पैसे की जरूरत थी टू सेटल दी अकाउंट्स। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे ना एक बार कैलकुलेटर पे करो, 23319 माइनस 12506, देखो कितना अमाउंट आया 10,813। तो ये फैसिलिटेट करने के लिए ये एंट्री हुई, बट किसी ने ज्यादा दिया था उसको पैसे वापस मिलने चाहिए थे, और जिसने कम दिया था उसको पैसे लेकर आने चाहिए थे, सो दैट बोथ टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स जिन्होंने अनइक्वल पे किया था वो सेम बेस पे आ जाए और किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, लॉस सेम सा ही वो भुगते। तो 375 प्लस 23319, सो दिस टोटल कम्स टू 398,319। दूसरे साइड का भी टोटल कर भाई फटाफट। दिस इज 3313 प्लस 17,500। प्लीज सबको अपना अपना करना, मेरे पे निर्भर मत रहना, एग्जाम में आपको खुद का ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज 398,319। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। तो बहुत ही इजी सम्स आते हैं इसके, राइट। एक सम करके हमें अच्छा आइडिया मिल गया कि ये स्टेटमेंट किस तरह से बनेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एवरीबडी डन ना, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वेरी क्विकली। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो, इट सेज M Limited resolved on 31st December 16 that the company would be wound up voluntarily, wind up करेंगे तो liquidator's final statement of account बनेगा। The following was the trial balance extracted from the books of the company as on that date। इनके पास इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 each, फुल्ली पेड अप है, 9% प्रेफरेंस शेयर्स है, प्लांट लेस डेप्रिसिएशन, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल है इनके पास, ट्रेड पेएबल है, बैंक बैलेंसेस है 74,000 का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पीएल का बैलेंस बताया है, करंट ईयर में लॉस हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर दी करंट ईयर यहां पे दिखाया है, लॉस है, और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं है। तो हमें पता है ना, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का फ्यूचर में भी लायबिलिटी बनता है, बट अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ना हो तो जिस साल में लॉस हो उस साल का लैप्स हो जाता है। लेट्स सी हाउ दे हैव टोल्ड अस टू डील विद इट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन, तो जो ये 4% मॉर्गेज लोन है उसका इंटरेस्ट भी इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है। नाउ लेट अस रीड द इंफॉर्मेशन। तो देखो, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस से हमें क्या अंदाजा पड़ेगा कि इनके पास एक कैश बैलेंस है 74 का, कुछ एसेट्स है जिनको हम लिक्विडेट करेंगे, और लिक्विडेट करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मॉर्गेज लोन है, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है, इन सबको पहले पे ऑफ करना है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स की बारी आएगी। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। December 16 का बैलेंस शीट है। नेक्स्ट डे 1 January 17 द लिक्विडेटर सोल्ड M Limited's plant for 2,05,000 and stock in trade for 2 lakh। तो यहाँ पे जो प्लांट है और जो स्टॉक इन ट्रेड है वो बिक गया। The sale was completed in January 17 and the consideration satisfied as to 262,200 in cash and as to balance 6% debentures of the purchasing company issued to the liquidator at 2% premium। मतलब देखो, यहाँ पे टोटल हमें पैसा कितना मिलना चाहिए था, 2 लाख प्लांट बेच के और 2,05,000 प्लांट बेच के और 2 लाख हमारा स्टॉक बेच के। इसमें से 262,200 हमें मिला इन फॉर्म ऑफ कैश। तो 405 माइनस 262,200 मतलब 142,800 का हमें मिला
6% डिबेंचर्स। क्लियर है? तो ये जो सेल्स प्रोसीड्स था, राइट, हमने हमारा प्लांट और स्टॉक बेचा, इसका जो सेल्स प्रोसीड्स था वो दो हिस्सों में हमें मिला। एक हमें कैश कंपोनेंट मिला, दूसरा जिसने हमारे ये एसेट खरीदे उसने अपने 6% डिबेंचर्स हमें इश्यू किए। अभी देखो सर, कंपनी तो बंद हो जाएगी ना, तो डिबेंचर रख के हम क्या करेंगे? ठीक है, डिबेंचर्स हमें दिए हैं, ये डिबेंचर्स हम किसी और को दे देंगे इन सेटलमेंट ऑफ द एड्यूस। ठीक है, फिर द रिमेनिंग स्टेप इन लिक्विडेशन इज एज फॉलोज। तो दो एसेट बेचे, उससे पैसे मिले, कैश भी मिला और दूसरी कंपनी का डिबेंचर भी मिला। रिमेनिंग स्टेप इन लिक्विडेशन वर एज फॉलोज। लिक्विडेटर रियलाइज 52,000 आउट ऑफ बुक डेट एंड द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन अमाउंटेड टू 2,000। तो देखो, यूजली हम क्या करते हैं ना, जो कलेक्शन होगा ना उसमें से कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, सो लिक्विडेटर रियलाइज 52,000 आउट ऑफ बुक डेट्स एंड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन अमाउंटेड टू सो मच। द लोन मॉर्गेज वॉज डिस्चार्ज ऑन 31st January along with interest from July 16। तो देखो, ये जो मॉर्गेज लोन था ना उसको हमने सेटल किया, ठीक है, जनवरी 31 को, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्रॉम जुलाई 16। तो देखो यहाँ पे हम जो सेटलमेंट कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? जनवरी में कर रहे हैं, और यहाँ पे जुलाई 16 को तक का इंटरेस्ट इन्होंने पे किया। तो दिसंबर तक की तो हमें ये बैलेंस शीट दी हुई है, तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 6 months loan mortgage was discharged on 31st January 17 along with interest till July 16, along with interest from July 16। तो जुलाई 16 से जो इंटरेस्ट बाकी था उसका भी पेमेंट हुआ। तो 31 जुलाई बोला है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने का इन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया। जुलाई 16 से इंटरेस्ट कंप्यूटर, मतलब 1 अगस्त 16 से लेकर 31 जनवरी 17 तक का इन्होंने इंटरेस्ट पे किया। 6 महीने की इंटरेस्ट के साथ इन्होंने मॉर्गेज लोन को चुकाया। ऑन 30th June 17, 6 months इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वॉज रिसीव्ड। इसको फ्रॉम को बाय करो, बाय एम लिमिटेड, मतलब ये जो 6% डिबेंचर्स मिले थे ना परचेजिंग कंपनी से, राइट, उनको 6 महीने का इंटरेस्ट मिला ऑन दीज डिबेंचर्स एट 6% ऑन 142,800। तो ये रिसीट हो गया। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 3,000 एंड लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 3% ऑन डिसबर्समेंट टू मेंबर्स। देखो, जब भी मेंबर्स की बात होगी ना, वहां पे प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स दोनों को हम मेंबर्स बोलते हैं। तो जो पेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स को हुआ उसका पेमेंट, उसका 3% का पेमेंट हमको लिक्विडेटर्स को रेम्यूनरेशन देना है। फिर देखो, बोल रहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड आउट इन कैश। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने क्या दिया? कैश दिया। द डिबेंचर्स ऑफ एम लिमिटेड एंड द बैलेंस कैश वर डिस्चार्ज रेटेबली अमॉन्ग द इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद जो कैश बचा और जो ये हमें परचेजिंग कंपनी के 6% डिबेंचर्स मिले हैं वो हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए। प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस सिंपल है, हम जो ओपनिंग कैश बैलेंस है वो दिखाएंगे यहाँ पे, इसके बाद एसेट्स जो जो मिले वो दिखाएंगे और जिस जिस तरह पेमेंट किया उसको करेंगे। फटाफट फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट बनाने के बाद we'll keep on populating the format। ठीक है, दिस इज सम नंबर 8। तो यहां पे we will say M limited, we'll say liquidators final statement of account quickly all of us do the format।
ठीक है, देखो इसमें एक ही पोर्शन होता है जनरली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का हमने वर्किंग किया था ना, बस वही पोर्शन है जहां पे थोड़ा सा दिमाग और नोट बनाना पड़ेगा, बट अदरवाइज तो बहुत सिंपल है ना, एक जगह से पैसा आ रहा है उसको हम पे कर रहे हैं, राइट, उसको छोड़ के कोई भी इस तरह का कॉम्प्लिकेशन यहां पे नहीं है, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट ऑन सम नंबर 8, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें यहां पे बोला है कि बैंक में 74,000 का बैलेंस है, तो व्हील से बैलेंस एट बैंक, प्लीज मेरे साथ साथ करना, इजीली आराम से सारी चीजें होती जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी डेवलप होगी, ठीक है। बैलेंस एट बैंक, इसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं कि लिक्विडेटर ने एक एसेट जो था वो लिक्विडेटर ने 2,05,000 का प्लांट एंड स्टॉक 2 लाख में लिक्विडेट किया और उसका पैसा मेरे को मिला। तो देखो हम यहां पे लिखेंगे रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स, ठीक है, कैप्शन देंगे रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स, इसके नीचे लिखेंगे प्लांट एंड स्टॉक, ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे प्लांट एंड स्टॉक। इसका 2 कंपोनेंट मेरे को मिला, कैश और एक 6% डिबेंचर ऑफ परचेजिंग कंपनी, ठीक है ना। जो कैश कंपोनेंट मेरे को यहां पे मिला, द कैश कंपोनेंट इज 262,000। टोटल ये जो दोनों बिके हैं वो 4,05,000 में बिके हैं, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, कितना आ रहा था डिफरेंस बताओ फटाफट, 405,000 माइनस 262, 200 है ये, तो ये 142,800 का हमें डिबेंचर्स मिला, ठीक है। तो ये पहला एसेट जो हमने बेचा उसकी हमने एंट्री कर दी। उसके बाद देखो रीड करते जाना, हाँ, रीड करते जाओगे ऑटोमेटिकली आपको मिलता जाएगा डिटेल्स, ठीक है। इन कैश एंड बैलेंस ऑफ इन डिबेंचर्स, अभी प्रीमियम पे इशू किया, जो भी किया, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिले उसके लिए ये प्रीमियम का काम है। अभी तो हमें ये अमाउंट का काम है ना कि बैलेंस अमाउंट के हमें डिबेंचर्स मिले। फिर रिमेनिंग स्टेप इन लिक्विडेशन व लिक्विडेटर रियलाइज बुक डेट्स। अच्छा देखो बाय क्रोनोलॉजी है ना, हमें डेटर ऊपर लिखना चाहिए, राइट, एज कंपेयर टू द प्लांट, बिकॉज हमने बोला था ना लिक्विडिटी के हिसाब से हमें यहाँ पे एंट्रीज करनी चाहिए। सो यहाँ पे वी विल से ट्रेड रिसीवेबल। देखो 52,000 इनका रियलाइज हुआ बट 2,000 कलेक्शन में चला गया, तो यहाँ पे वी विल से 50,000, ठीक है। प्लीज ये नोट करना कि लिक्विडिटी के फॉर्मेट में हमें ये लिखना है। फिर बोल रहे हैं मॉर्गेज लोन वाज डिस्चार्ज अलोंग विद इंटरेस्ट फ्रॉम दिस डेट, क्रेडिटर्स वर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 2% एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग मॉर्गेज लोन वर सेटल फॉर 2,000, ठीक है। तो सबसे पहले आता है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर डिबेंचर्स विद फ्लोटिंग चार्ज एंड फिर अनसिक्योर्ड। तो देखो यहाँ पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया है और लिक्विडेशन का रेम्यूनरेशन भी दिया है, तो क्या करते हैं, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ये तो लास्ट में कैलकुलेट होगा मेंबर्स के लिए जितना पैसा बचेगा उसके बेसिस पे। फिर लिक्विडेटर्स एक्सपेंस, प्लीज ये एक बार बोल के ये क्रोनोलॉजी मेंटेन करना बिकॉज वी नीड टू शो इट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इटसेल्फ। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस हमें पता है 3,000। फिर कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ पे बताया नहीं है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं आएगा। फिर हमें डिबेंचर्स मतलब 4% मॉर्गेज लोन पे करना है, तो वील से 4% लोन, व्हील से लोन अमाउंट, पैसा देखते रहना, अभी तो पैसा है काफी हमारे पास।
लोन अमाउंट मॉर्गेज लोन कितने का था, 2 लाख का मॉर्गेज लोन था, तो ये यहां पे लिखेंगे। फिर देखो यहां पे बोला कि हमने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है एट द रेट फ्रॉम 31st of July, सो वील से इंटरेस्ट। अभी देखो ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम साथ में मिलके करते हैं। 2 लाख के फेस वैल्यू के ये डिबेंचर्स है या लोन है, इस पे 4% रेट लगेगा, इनटू देखो हमें पीरियड कहां से कहां तक करना है, बोला है कि along with interest from 31st of July, तो यहां पे 31st जुलाई मतलब 1 अगस्त 16 से लेकर ये जो सेटलमेंट हो रहा है ये कब हो रहा है, 31st जनवरी को सेटलमेंट हो रहा है, तो 31st जनवरी 17, राइट। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो दिस विल बी 6/12, 6 महीने का इंटरेस्ट पे किया। सो 2 लाख इंटू 4% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 कितना आ गया, 4000, तो 4000 का हमने इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। सो टोटल अमाउंट पेड टू सेटल मॉर्गेज लोन इज 2,04,000। इसके बाद देखो ये बोल रहे हैं क्रेडिटर्स वर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 2%, अभी भी पैसे तो है ही हमारे पास, व्हील से क्रेडिटर्स का देखो कितना पैसा बाकी है। क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल, हाँ ट्रेड पेएबल 75,000 है, इंटू 98% कर देते हैं, 2% डिस्काउंट दे दिया मतलब 98% हमने पे किया, तो 75,000 इंटू 98%, ये आ गया 73,500। फिर देखो क्या बोला कि भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में तो इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन इंक्लूडेड है, वो तो अलग से हमने कैलकुलेट करके पे कर दिया ना, तो उसको छोड़ के 2,000 रुपया हमने पे किया, तो व्हील से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने कितना पे किया, 2,000। क्लियर है एकदम, राइट। तो टिल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक का पेमेंट हमने दिखा दिया। तो एक बार स्कैन करके देखते हैं कोई लायबिलिटी बचती है क्या। हमने ट्रेड पेएबल को देख लिया, हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को देख लिया, हमने मॉर्गेज लोन को देख लिया। ये बच रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 2016 एंड 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अभी देखो प्रेफरेंस डिविडेंड की तो ऐसी बात है ना कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिखा नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पे करंट ईयर में भी ट्रेडिंग लॉस हुआ है। और एक इंफॉर्मेशन इन्होंने बोली है कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो पेड आउट इन कैश, और इक्विटी शेयर्स जो है ना इस सम में फुल्ली पेड है। तो अगर कोई कैश में डेफिसिट रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिर पेमेंट नहीं होगा। फिर डिबेंचर्स है, बट उन्होंने तो बोला नहीं है कि हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके डिबेंचर्स इशू किए। एक बार पोजीशन देखते हैं हमारी क्या है, यहां पे लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। कैलकुलेटर पे देखो ना कितना पैसा बचा है, उनको उनका जो शेयर्स है उसका 1 लाख रुपया देना है सबसे पहले, तो व्हील से 74,000 प्लस 50,000। शेयर होल्डर्स से कोई कंट्रीब्यूशन मिलेगा नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स से भी कोई शेयर्स फुल्ली पेड है, तो ये हमने रिसीट का टोटल कर लिया, -3,000 माइनस 2,04,000 माइनस 73,500 माइनस 2,000। देखो अभी हमारे हाथ में जो कैश बैलेंस आ रहा है, राइट, आफ्टर मेकिंग दीज पेमेंट्स, ठीक है, जो कैश बैलेंस आ रहा है हमारे पास, जस्ट टेल मी दी अमाउंट वेरी क्विकली। और देखो ये भी डिस्चार्ज करने से पहले, राइट, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ये भी डिस्चार्ज करने से पहले हमें
रेम्यूनरेशन पे करना है ना लिक्विडेटर को, बिकॉज लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन किस तरह से बोला था कि अंत में जो मेंबर्स मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो पैसा बचेगा पे करने का उसका 3% मतलब अमाउंट पेड। तो हमेशा अमाउंट पेड जिस तरह हो तो हम कैसे करेंगे 3/103, बिकॉज जो सम बचा है उसमें से तीनों चीज निकलेगी। लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है वो भी निकलेगा, फिर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे होगा वो भी निकलेगा, और जो इक्विटी शेयर होल्डर को पे होगा वो भी निकलेगा। ठीक है ना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले हम लोग एक बार, अभी तो किसको मिलना है प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी, तो जो फंड बचा है राइट उसका हमें एक सर्टेन परसेंटेज देना पड़ेगा लिक्विडेटर को। तो अभी एक वर्क नोट बन के लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन पहले निकालते हैं, फिर वो रेम्यूनरेशन भी पे करने के बाद जो अमाउंट बचेगा राइट उससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे, एंड देन वील गो टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो वील से computation of liquidators रेम्यूनरेशन। वापस बता रहा हूं, सम में क्या बोला कि ही विल बी पेड 3% ऑफ डिसबर्समेंट टू मेंबर्स, तो मेंबर्स को जो पे किया उसका 3%। तो अभी जो फंड बचा है राइट उसमें से मेंबर्स को पे करेंगे और उसमें से लिक्विडेटर को भी पे करना है। तो द फंड विच इज लेफ्ट इज 103% पेमेंट मेड टू द मेंबर्स एज वेल एज द पेमेंट मेड टू द लिक्विडेटर। तो देखो इसका कॉम्प्यूटेशन कैसे बनेगा, दिस विल बी 3/103 ऑफ द फंड लेफ्ट। तो देखो कलेक्शन हमारा कितना हुआ 74,000 वॉज द ओपनिंग बैलेंस, फिर 4,05,000 वॉज ऑन माई एसेट जो के प्लांट था और स्टॉक था, दो कंपोनेंट में मिला, फिर 50,000 मेरे को मिला मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स को बेच के। ठीक है, और देखो यहां पे और एक इंफॉर्मेशन मेरे को दी है कि जून 30 को 6 मंथ्स इंटरेस्ट मिला डिबेंचर्स के ऊपर ना। तो जून 30 को, और ये जो सेटलमेंट का भी काम हो रहा है मेंबर का वो भी जून 30 को हो रहा है। तो ये सेटलमेंट होने से पहले ये इंटरेस्ट के भी पैसे आ गए थे। तो यहां पे हम चलेंगे, वी विल से इंटरेस्ट ऑन 6% डिबेंचर ऑफ परचेजिंग कंपनी, बिकॉज ये डिबेंचर्स के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो ये डिबेंचर इंटरेस्ट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे राइट ये देखो व्हाट वी हैव बीन टोल्ड, हमें ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट, 6% डिबेंचर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी इशूड टू लिक्विडेटर एट 2%। जो डिबेंचर मेरे को मिला है फेस वैल्यू पे नहीं मिला है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स पहले मेरे को निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान देना, टोटल हमें 142,800 के वैल्यू पे की गई, ये वैल्यू मेरे को 2% प्रीमियम पे गई है, मतलब 100 रुपए के फेस वैल्यू का डिबेंचर मेरे को 102 में इशू हुआ। वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो दैट डिबेंचर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर ना। तो 142,800 डिवाइडेड बाय 102, मेरे को 1400 डिबेंचर्स इशू हुए थे ऑफ ₹100 ईच एट 2% प्रीमियम। दिस विल बी 1400 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच into 6% into 6/12 बाई 6/12, बिकॉज देखो ये जो डिबेंचर इशू हुआ था ये 1 जनवरी को डिबेंचर इशू हुआ था, और हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं 30 जून को ना। तो ये जो 6/12 यहाँ पे आया है, ये 6/12 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 जनवरी 17 टू 30 जून 17। क्लियर है। So 1400 into 100 face value into 6% right for 6 months। तो यहाँ पे हमें 4200 right, ये 4200 का
हमें डिबेंचर इंटरेस्ट भी मिला। प्लीज ये कॉम्प्यूटेशन प्लीज ध्यान रखना, डायरेक्टली 42,800 पे अप्लाई मत करना, बिकॉज 142,800 के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स नहीं मिले। जो डिबेंचर्स इशू हुए 2% प्रीमियम पे हुए, 102 के रेट पे इन्होंने ये कंसिडरेशन पे किया। तो ये जो पैसा मिला उसको भी हमें इस वर्किंग में लेना पड़ेगा फॉर अवेलेबल फंड्स, तो ये भी हमारा 4200 आ गया। माइनस इससे हमने पेमेंट्स किए, राइट। क्या क्या पेमेंट्स हमने किए? एक तो 3000 का लिक्विडेशन एक्सपेंस हमने पे किया, फिर हम लोगों ने 2,04,000 पे किया मॉर्गेज डिबेंचर्स को, फिर हमने 73,500 पे किया फॉर द क्रेडिटर्स, फिर हमने 2,000 पे किया फॉर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दीज आर द पेमेंट मेड। ये जो है दिस इज द कैश अवेलेबल फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये जो पैसा अवेलेबल है, देखो एक चीज याद रखना, ये नॉट नेसेसरली ये कैश कंपोनेंट है। इसमें ये जो 405 है इसके दो पार्ट है, एक कैश है और एक डिबेंचर है। दिस 405 इज द टोटल वैल्यू। कैश कितना अवेलेबल है उसका हमें अलग से कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग द डिबेंचर वैल्यू इन इट। तब हमें पता चलेगा कि लिक्विड कैश हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के लिए कितना अवेलेबल है। बट पेमेंट मेड टू मेंबर में तो दोनों ही आएगा ना, डिबेंचर्स भी हम दे रहे हैं और इक्विटी और ये कैश भी दे रहे हैं। इसका कंप्यूटेशन करके बताओ, हाउ मच डज इट वर्क आउट टू? क्विकली सॉल्व दिस एंड टेल मी कि कितना इसका आंसर आ रहा है आपका। हाउ मच? 730, ठीक है, राइट। सो इसका आया 7302, ठीक है ना, सबने किया ना। तो 7302 इज द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन विच विल बी पेड टू द लिक्विडेटर, राइट। जो अमाउंट अवेलेबल है विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर, उसका 3% उसको कमीशन है। तो ये हमारा कितना आया था? 7302, ठीक है। अभी इसके बाद हम फाइनली देखेंगे कि कितना कैश अवेलेबल है, राइट। कितना कैश अवेलेबल है जो कि हम पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और हम पे करेंगे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट। सो वील से वर्क नोट 2, computation of cash available for distribution to members. लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कर लिया। अभी देख रहे हैं कि कितना पैसा अवेलेबल है, कि कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो यहां पे लिखेंगे बैलेंस एट बैंक। 74,000 का तो बैलेंस था हमारे पास बैंक में। देन कैश रियलाइज्ड, प्लांट एंड स्टॉक। प्लांट एंड स्टॉक में जो कैश का कंपोनेंट था वो कितना था? 262,200। देन ट्रेड रिसीवेबल से हमें 50,000 मिला। फिर इंटरेस्ट ऑन 6% डिबेंचर हमें 4,200 का इंटरेस्ट मिला। तो ये टोटल हमारा कैश इनफ्लो है 262,200 प्लस 50,000 प्लस 4,200। दिस कम्स टू 316,400। We will say cash paid. हमने कैश पेमेंट किन किन कैटेगरीज में किया? एक लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 7302 अभी कंप्यूट किया था हमने। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस 3,000 के लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किए। 4% मॉर्गेज लोन
इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, राइट, 4% मॉर्गेज लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो ये हमने पे किया 2,04,000 का। फिर हमने क्या पेमेंट किया था, ट्रेड पेएबल्स क्रेडिटर्स, trade payables is 73,500 and then outstanding expenses is 2,000। ठीक है, इतना हमने पेमेंट कर दिया। इसका भी टोटल करते हैं 7,302 प्लस ऊपर ऑलरेडी कर चुके हो आप लोग, प्लस 73,500 प्लस 2,000 कितना है ये 289,802। अभी इसके बाद देखो हमारे पास कितने कैश रिसोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ पे जो प्लांट बेचा ना उसका खाली प्लांट एंड स्टॉक का कैश कंपोनेंट लिया। जो 148,800 के जो डिबेंचर्स हमें मिले वो हमने कंसिडर नहीं किया। 74 प्लस 316,400 दिस इज 390,400। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 289,802, सो दिस इज 100,598। ठीक है, सो दिस इज द कैश अवेलेबल। ठीक है, सारे खर्चे मीट करने के बाद अभी ये कैश हमारे पास अवेलेबल है। अभी एक बार सम में जाओ और सम में जाके देखो कि हमारा जो प्रेफरेंस शेयर है वो कितना है 1 लाख, और हमारे पास फंड कितना अवेलेबल है, हमारे पास फंड अवेलेबल है 1,05,89। और सम में स्पेसिफिकली इन्होंने बोला है कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैश में पे करेंगे, राइट। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वर पेड इन कैश, और इनका अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड जो डिविडेंड हम पे नहीं कर सके हैं वो 6,000, तो टोटल 1,06,000 इनका ड्यू है। वेरएज हमारे पास 1,05,98 का ही कैश अवेलेबल है। और एक चीज इन्होंने सम में बोली है कि बैलेंस ऑफ कैश वर डिस्पर्स रेटेबली अमॉन्ग द इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद कैश भी बच रहा है। तो यहां पे इसको करने का एक ही उपाय है कि हम ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो पे नहीं करेंगे। दो बेसिस बनते हैं, एक तो सम में इंफॉर्मेशन है कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना है कैश में और उसके बाद भी कैश बच रहा है। दूसरा, ये करंट ईयर का प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नहीं है और करंट ईयर में लॉस है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। सो वील से लेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, we'll say preference share capital, इनको हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे कर दिए। इसके बाद देखो कितना अमाउंट बचा 598। हम बोलेंगे बैलेंस कैश टू बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो इस सम में ना ये चीज सिंपल है, इक्विटी शेयर होल्डर कुछ लेकर नहीं आएंगे बिकॉज सारे इक्विटी शेयर्स क्या है फुल्ली पेड। आइदर तो उनको कुछ मिलेगा या तो कुछ मिलेगा नहीं, बट यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करने का क्वेश्चन नहीं है बिकॉज ऑल द शेयर्स आर फुल्ली पेड, राइट। तो 1 लाख रुपया देंगे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और बैलेंस कैश देंगे। और जो डिबेंचर्स भी हमारे पास बचे हुए हैं ना, डिबेंचर्स ऑन एम लिमिटेड एंड द बैलेंस कैश हैज टू बी पेड। तो ये स्टेटमेंट में चलते हैं। एवरीबडी डन विद दिस वर्किंग। बस ये एक ही वर्किंग थी जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, जो समझने की थी। कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, निकालना था कितना कैश अवेलेबल है, कितना प्रेफरेंस को मिलेगा, कितना इक्विटी को मिलेगा। तो व्हील से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनको हमने 1 लाख जो उनका कैपिटल का था वो लौटा दिया। देन वी विल से
इक्विटी शेयर होल्डर्स, right? Then we will say equity shareholders. यहां पे we will say cash and we will say 6% डिबेंचर ऑफ परचेजिंग कंपनी। देखो कैश तो हमें वर्क नोट 2 से मिलेगा, ये जो प्रेफरेंस कैपिटल का पोर्शन है वो भी वर्क नोट 2 से मिला है। ये रेम्यूनरेशन में प्लीज वर्क नोट 1 का रेफरेंस दे दो, बिकॉज वर्क नोट 1 में हमने इसको कंप्यूट किया है। तो कैश हमने इनको दिया कितना 598 एंड 142,800 के वैल्यू के हमने इनको डिबेंचर्स दे दिए। ठीक है, बाय दिस बोथ द साइड शुड टैली, बिकॉज यही तो किया ना हमने, जो बचा उसको 3 भाग में बांट दिया, राइट। जो रिसीट था उसमें पेमेंट बात करने के बाद जो बचा उसको 3 भाग में बांटा, एक पोर्शन लिक्विडेटर को उसके रेम्यूनरेशन के तरह दे दिया, एक पोर्शन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया और एक पोर्शन इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि दोनों साइड मैच होगा ही। सो दिस कम्स टू 533,200। दूसरे साइड का भी यार टोटल कर, ऐसे ही मत चिपका देना, तो मिस्टेक अगर कुछ होगी तो पता नहीं चलेगा। राइट, सो दिस टैलीज 533,200। इजी सा टॉपिक है, राइट। प्लीज इसको रिवाइज करना, बिकॉज थोड़े बहुत जो वर्क नोट बनेंगे वही समझना है, बाकी तो जो इन्फॉर्मेशन सब में दी गई है उसको खाली टेबल में रिसीट और पेमेंट साइड में टैब्युलेट करना है। खाली जब शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे तब वर्क नोट बनेगी। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सेम देखो, अब इसमें वैरायटी नहीं है, इसी तरह के सम होंगे जहां पे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट बनाना है, एक साइड रिसीट आएगा दूसरे साइड पेमेंट आएगा, फाइनल एक वर्क नोट बनेगी जब हम शेयर होल्डर्स का पेमेंट करेंगे। बस ये ट्रैक करते चलना है कि डेफिसिट कितना आ रहा है, अवेलेबल कैश होना चाहिए टू पे ऑफ दी लायबिलिटीज। ठीक है, प्रकाश प्रोसेसर्स लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 December 16 when the बैलेंस शीट रेड एज फॉलोज। इनके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, फुल्ली पेड है। इनके पास 100 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर है, जहां पे एक कैटेगरी पे 75 पेड है, ऑन दी अनदर कैटेगरी 60 इज पेड। 15% secured debenture by floating charge, so these are not specific fixed charge debentures, floating charge वाले हैं। Interest outstanding on the debentures and they have creditors. Asset side में we could see that there are land and building, plant and machinery, patent, stock, receivable, cash balance 75,000 and there's a loss in the PL. Preference dividend were in arrear for 2 years, so if we'll have funds we'll have to pay them. The creditors include preferential creditors of 38,000. So after liquidators remuneration and liquidation expense, we have to pay the preferential creditors. Asset realized as follows: land and building, plant and machinery, patent, stock, trade receivable. Please याद रखना liquidity के format में लिखना है। Liquidation expense, the expense of liquidation amounted to so much. The liquidator is entitled to a commission of 3% on assets realized except cash. तो जो liquidator है उसको 3% कमीशन मिलेगा on assets realized except cash। तो ये जो asset realized का वैल्यू है इसका 3% उसको remuneration बनेगा। और एक्सपेंस भी कितना, assuming final payment assume final payment including those on debenture is made on 30th of June, show liquidator statement। तो देखो यहाँ पे ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बताया है ये है 31 दिसंबर का, और जो डिबेंचर्स को पे ऑफ कर रहे हैं वो 30 जून को कर रहे हैं। तो 1 जनवरी 17 से लेकर, बिकॉज दिसंबर की बैलेंस शीट दी गई है,
ना। तो 1 जनवरी 17 से लेकर 30 जून 17 का हमें चेक करना पड़ेगा कि डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा? अगर कंपनी के पास सफिशिएंट कैश रिसोर्सेज अवेलेबल है to pay off all its liabilities, then the company is solvent. तो जब कंपनी सॉल्वेंट होती है तब डेट ऑफ पेमेंट तक का इंटरेस्ट पे करती है। बट अगर कंपनी इनसॉल्वेंट है, राइट, उनके पास पैसे कम है टू मीट इट्स डेट, तब उस केस में द डिबेंचर इंटरेस्ट इज टू बी पेड टिल द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। तो वो तो प्लॉट करेंगे तो अवेलेबल कैश दिख जाएगा, उसके बेसिस पे वी कैन टेक द डिसीजन। ठीक है, लेट्स ड्रॉ दी फॉर्मेट। सिंपल सा सम है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। खाली ये पहले वाला किया उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैश अवेलेबल का था, बिकॉज वहां पे कैश और डिबेंचर्स दो चीज कंसिडरेशन में मिली थी। दिस सम इज फार मोर सिंपलर देन दी प्रीवियस वन विच वी डिड। ठीक है, तो वील से प्रकाश प्रोसेसर्स लिमिटेड, ठीक है, प्रकाश प्रोसेसर्स लिमिटेड, liquidators final statement of account, ठीक है। वंस डन विद द फॉर्मेट, लेट अस ऑल स्टार्ट टुगेदर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम्स होते हैं ये सब, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है कि कोई कैश इन हैंड, कोई बैलेंस है कि नहीं। तो बोला कैश एट बैंक, सो वील से कैश एट बैंक। ठीक है, 75,000 का कैश एट बैंक है हमारे पास। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि डिविडेंड अरियर में है और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करना है, बट पहले एसेट्स जो रियलाइज किए वो लिख लेते हैं। तो वील से एसेट्स रियलाइज, सबसे लिक्विड एसेट होगा ट्रेड रिसीवेबल यहां पे, तो वील से ट्रेड रिसीवेबल। सर अगर भूल गए एग्जाम में क्रोनोलॉजी, यार आंसर पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ना, इसको ऊपर लिखो या नीचे लिखो, थिंग्स विल रिमेन दी सेम। मे बी देन इट डिपेंड्स अपॉन देयर डिस्क्रिशन, वो मार्क काटे के ना काटे। देन वी हैव स्टॉक, बट अगर याद है तो सही करना इज ऑलवेज बेटर। देन वी हैव पेटेंट्स, देन वी हैव प्लांट एंड मशीनरी which is 5 lakh. Then we have land and building. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग इज 3 लाख। एक काम, ठीक है चलो कोई बात नहीं, यहां लिख दिया। ठीक है, सो दीज आर द टोटल एसेट्स रियलाइज्ड। इसके बाद एक्सपेंसेस के तरफ देखते हैं। बोला लिक्विडेशन एक्सपेंस एंड लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो वील से लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, इसके लिए बोला था 3% ऑन एसेट्स रियलाइज, तो वील से 3% ऑफ। एक बार इसका टोटल कर लो कितना आ रहा है, 8, 10, 11, 50, 12, 25, कितना आ रहा है, 1225 आ रहा है ना, हाँ, ऑफ 12,25,000। ठीक है, तो 12,25,000 इंटू 3%, सो वील से 36,750 ना, हाँ, तो 36,750 का यहाँ पे रेम्यूनरेशन फिर
लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना दिया है 27,250, तो यहां पे लिखेंगे 27,250। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का कितना अमाउंट दिया है 38,000 इज द अमाउंट पेड टू द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद देखो लायबिलिटी साइड में किसकी बारी आएगी 15% डिबेंचर्स ना, सो वी विल से डिबेंचर होल्डर्स, राइट, वील से डिबेंचर होल्डर्स। अभी 15% डिबेंचर्स पे हम इनको पे करेंगे 2,50,000। अच्छा देखो कंपनी सॉल्वेंट है कि नहीं है, कंपनी के पास कैश रिसोर्सेज यहाँ पे 1225 आया और ये 75, मतलब 13 लाख रुपए का बैलेंस है और लायबिलिटी तो कुछ खास है नहीं, डिबेंचर्स है, उसके बाद क्रेडिटर्स है, तो कंपनी हैज इनफ फंड्स, मतलब ऐसे ही देख के ही पता चल रहा है ना। तो एक तो हम इनको उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करेंगे, दूसरा इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 दिसंबर वो पे करेंगे, फिर 1 जनवरी से लेकर जिस दिन हम इनको पेमेंट कर रहे हैं उसका भी इंटरेस्ट हम इनको पे करेंगे, बिकॉज लिक्विडिटी पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वील से इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था 37,500। इसके बाद हम लिखेंगे इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट देखो कैसे बनेगा, दिस इज 2,50,000 ऑफ डिबेंचर्स इनटू, या एक नोट कर लेते हैं यहां पे, वील से वर्क नोट 1, अदरवाइज क्लमजी हो जाएगा, सो वील से वर्क नोट 1 यहां पे बनाते हैं वर्क नोट 1, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1/1/17 से लेकर 30 जून 17। यहां पे लिख सकते हैं सिंस द कंपनी इज सॉल्वेंट, इंटरेस्ट ऑन debentures will be paid till the date of repayment of debentures। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट का अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं, ये 2,50,000 का हमारा फेस वैल्यू है, इस पे 15% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12, सो 2,50,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 18,750, राइट। तो 18,750 का यहाँ पे हमें इंटरेस्ट पे करना है, राइट। तो इसको ले जाते हैं टेबल पे और लिखते हैं 18,750, टोटल करके बता देते हैं कि टोटल इनको कितना पेमेंट किया हमने, so this comes to 306,250। ठीक है, इसके बाद देखो किसकी बारी आती है, डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया, फिर क्रेडिटर्स को हमें पे करना है, सो वील से क्रेडिटर्स, पैसा तो है हमारे पास अभी भी काफी, सो 3,18,700। ठीक है, क्रेडिटर्स पे करने के बाद किसकी बारी आएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, राइट। तो वील से अभी देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में दो चीजें, एक तो इनका 2 साल का डिविडेंड अरियर में है बेचारों का, और उनको 5 लाख का उनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी बाकी है। एक बार कैलकुलेटर पे क्या करते हैं ना,
कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना कैश बैलेंस अभी बचा है आफ्टर पेइंग क्रेडिटर्स। हर एक सम में प्लीज ऐसे करना, प्रेफरेंस शेयर के पहले तक एटलीस्ट चेक कर लेना, या अगर ये यहाँ पे तो विजुअली लग रहा था बट कैश बैलेंस पे ट्रैक रखना जरूरी है। अभी 5,73,000 का बैलेंस अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, 5,73,000 का बैलेंस बचा हुआ है और हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पे करना है, 5 लाख यहाँ पे बन रहा है, 10% 5 लाख का मतलब 50,000 ना, 50,000 और 2 साल का है मतलब 1 लाख, 1 लाख अर्लियर डिविडेंड है और 5 मतलब 6 लाख हमें पे करना है और हमारे पास 573 का बैलेंस है। मतलब बेसिकली अगर हम देखें ना तो 27,000 का अभी हमें शॉर्टफॉल दिख रहा है, राइट, 27,000 का अप्रोक्सीमेटली हमें शॉर्टफॉल दिख रहा है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं कैलकुलेशंस। अच्छा, एक चीज यहां पे देयर इज वन दिस थिंग, क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बोला है ना, तो ये क्रेडिटर्स के अमाउंट में से माइनस करना है। समबडी पॉइंटेड आउट, थैंक यू। ये जो 318,750 है ना, इसमें से 38,000 तो इसके अंदर इंक्लूडेड था, तो इसको माइनस करेंगे। सो 318,750 माइनस 38,000 करेंगे तो इनको जो पेमेंट आ रहा है ना, दिस वर्क्स आउट टू 280। प्लीज ये याद रखना, ये मिस्टेक एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, 280,750, ठीक है। तो ये एक बार एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, हमारे पास 6,11,000, राइट, वी आर लेफ्ट विथ 6,11,000 इन आवर हैंड एंड हमें इनको पे करना है 6 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज ऑफ कैपिटल एंड 1 लाख रुपीज ऑफ अर्लियर डिविडेंड, तो ये आराम से पे हो जाएगा। तो वील से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनको हम पे करेंगे और अर्लियर डिविडेंड is basically 5 lakh into rate was 10% into 2 years, तो ये 1 लाख रुपए का अर्लियर डिविडेंड पे करेंगे। अभी देखो ये 6 लाख हम यहां से माइनस कर रहे हैं ना, तो बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हमारे पास अभी कितना पैसा बच गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हमारे पास 11,000 खाली बचा है। मतलब इनका तो मेजरली पैसा डूब गया ना, बिकॉज द फंड विच इज अवेलेबल आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज ओनली 11,000। अभी एक चीज ध्यान दो, यहां पे हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है, राइट, हमारे पास कितने इक्विटी शेयर्स है, 10,000 इक्विटी शेयर्स है और हमारे पास 11,000 रुपए बचे हैं। तो 11,000 डिवाइडेड बाई 10,000, 1.1 पर शेयर। क्या सबको 1.1 पर शेयर करके पेमेंट कर दे? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज एक ने 75 पे किया है और दूसरे ने 60 ही पे किया है, तो क्या दोनों को समान मिलना चाहिए? नहीं, उनको हमें पार, दोनों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा कि वो एकदम इक्वालिटी पे आ जाए, किसी को ज्यादा नुकसान या किसी को कम नुकसान ना हो। इसलिए जो वर्क नोट हम बनाते हैं वो वर्क नोट हम बनाएंगे, वील से वर्क नोट 2 कंप्यूटेशन ऑफ amount to be contributed or refunded for equity share
होल्डर्स। देखो बहुत सिंपल रूल है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना लॉस हो रहा है, उन्होंने जो पैसे कंपनी को दिए हैं, राइट, 2500 इंटू 75 एंड 75 इंटू 60, ये तो इन्होंने पे कर दिया है, तो दिस इज एट स्टेक, ये उनको नुकसान होगा। सो वील से टोटल पेड अप कैपिटल, ठीक है, टोटल पेड अप कैपिटल अपना कैसे बनेगा, टोटल पेड अप कैपिटल इज 2500 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 75 पर शेयर मिला है एंड 7500 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 60 पर शेयर मिला है। सो दिस इज द टोटल पेड अप कैपिटल। तो 2500 इंटू 75 एम प्लस 7500 इंटू 60 एम प्लस एमआरसी कितना 6,37,500। अब देखो इसमें से कुछ तो रिकवरी हो रही है ना बेचारों की, बिकॉज 11,000, राइट, अगर आप इसको एड लेस करोगे, राइट, ये 1225 प्लस 75 मतलब 13 लाख में से ये सारा अमाउंट आप माइनस करोगे ना टिल प्रेफरेंस अरियर डिविडेंड तक का पेमेंट तक का, तो 11,000 का कैश बैलेंस बचा हुआ है। तो इतना तो इनको रिकवर हुआ ना, तो वील से लेस, राइट, ये तो रिकवर हो गया, लेस अवेलेबल कैश के भी 11,000 तो है हमारे पास, बट ये 11,000 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, किसी ने ज्यादा दिया है किसी ने कम दिया है, राइट। सो 6,37,500 माइनस 11,000 ओवरऑल बेसिस पे सब मिल मिला के 6,26,500 का लॉस शेयर होल्डर्स को भुगतना है, बिकॉज इतने रिसोर्सेज इनको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वील से लॉस टू बी बॉर्न। अभी हम देखेंगे लॉस पर शेयर कितना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, लॉस पर शेयर 626,500 is the total loss, right, 626,500 is the total loss, और टोटल शेयर्स कितने हैं 10,000 ना, तो 62.65 is the लॉस पर शेयर, राइट, शेयर होल्डर को कितना लॉस भुगतना है 62.65। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक ने तो 75 दे चुके हैं बट लॉस कितना है 62, मतलब इनको तो पैसा वापस मिलना चाहिए ना भाई, हमें तो 62 भुगतना है, हमने 75 दिया है, तो भाई बैलेंस रिफंड दो भाई हमको। दूसरे ने 60 पे किया है और लॉस कितना भुगतना है 62.65, मतलब 2 रुपए 65 पैसे 2.65 का उनको और कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, बिकॉज लॉस पर शेयर से वो कम दे चुके हैं। तो जैसा फर्स्ट सम में हमने किया था सेम कॉम्प्यूटेशन हम यहां पे करेंगे, ठीक है। सो वी विल से ऑन 2500 equity shares of ₹75 paid up, amount of rupees, ये हमारा आएगा 75 माइनस 62.65 ना, तो 75 minus 62.65, 12.35 will be 12.35 per share will be refunded, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रिफंड कितना बैठ रहा है 2500 इंटू 12.35, सो दिस इज 30875, ठीक है। इतना इनको रिफंड मिलना चाहिए ऑन 7500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹60
paid up, amount of rupees 2.65, which is 62.65 minus 60 per share is to be contributed. ठीक है ना? तो इन्होंने जितना एक्स्ट्रा दिया था वो रिफंड कर दो, उन्होंने जितना कम दिया था उतना उनसे लेकर आओ. टोटल contribution, this will be 7,500 into 2.65 is the total contribution. 7,500 into 2.65, this is rupees 19,875, right? 19,875 needs to be contributed by them, right? तो दोनों ही समान आ जाएंगे. तो चलो इस वर्किंग को समझ गए ना. हर एक सम में जहां पार्टली पेड शेयर्स होंगे वहां पे ये सेम वर्किंग हमें काम आएगी ही आएगी. ठीक है. सो यहां पे वी विल से कॉल ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स. वर्क नोट 2 था ना. ये कितना आया था? 19,875 एंड देन वी विल से इक्विटी शेयर होल्डर्स रिफंड. ये वर्क नोट 2 हो गया हमारा. दिस वाज 30,875. ठीक है. अभी इसको फटाफट टोटल करके बताओ. और देखो इसका भी हमने जो लॉजिक समझा था ना, ये 30,875 में से 19,875 हटाओगे ना तो 11,000. नेट सेटलमेंट 11,000 का ही हो रहा है, राइट. बट जिसने ज्यादा दिया था उनको हम पैसा उनका वापस कर दे रहे हैं और जिसने कम दिया था उनसे पैसा ले रहे हैं, सो दैट सारे जो पार्टली पेड शेयर्स थे वो सेम अमाउंट पेड अप के लेवल पे आ जाए एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट. क्लियर है? अभी टोटल कर लेते हैं. This will be 13,19,875. प्लीज एक बार करके देख लो. मैच तो डेफिनेटली होना चाहिए. राइट. सो दिस इज 13,19,875. तो देखो अभी काफी ग्रिप बन रही होगी. ठीक है. सिंपल प्लॉटिंग है बट बस यही याद रख देखना है कि भाई कैश की अवेलेबिलिटी और प्रेफरेंस और इक्विटी का पेमेंट, दैट इज इट. ठीक है. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 9 के बाद लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. जल्दी जल्दी 10 पे आ जाओ. लेट्स रीड इट एंड देन डू इट टुगेदर. The following is the balance sheet. The following is the balance sheet of Confident Builders Limited as on 30th September 2016. शेयर कैपिटल में 11% प्रेफरेंस शेयर्स है, 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 5,000 इक्विटी शेयर्स है. तो यहाँ पे 10 फुल्ली पेड है और एक पार्टली पेड है. डिबेंचर्स 13%, मॉर्गेज लोन, बैंक ओडी, क्रेडिटर्स, इनकम टैक्स अरियर, इसको 16 कर दो प्लीज. असेसमेंट कंक्लूडेड इन 2016. तो देखो ये 2016 से एक रेलेवेंस भी है. ये सितंबर का हम लोग बना रहे हैं. लिक्विडेशन डेट इज सितंबर. ये इनकम टैक्स अरियर्स है, मतलब ये गवर्नमेंट टैक्सेस के ड्यूज है. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन सा होता है? वही होता है जो
ड्यू अराइज हुआ है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन, तो अगर सितंबर 16 में लिक्विडेशन हो रहा है तो 12 महीने पीछे जाए तो जुलाई डेफिनेटली उनके अंदर आ जाएगा 16 में, इसलिए हमने इसको क्या बना दिया, इसको हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बना दिया। असेसमेंट ईयर किसका भी हो उससे मतलब नहीं है, लायबिलिटी कब अराइज हुई, जब असेसमेंट कंप्लीट हुआ, बिकॉज आप सब टैक्स पढ़ते हैं, हम रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, फिर उसकी चेकिंग होती है, उसके बाद अगर कोई ड्यू होता है तो नोटिस डिमांड ऑर्डर रेज होता है, तो जो डिमांड ऑर्डर रेज हुआ, असेसमेंट कंप्लीट हुआ जुलाई 16 में हुआ और लिक्विडेशन सितंबर 16 में हो रहा है, तो दिस बिकम्स माय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, दिस बिकम्स माय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब डिबेंचर होल्डर्स विद फ्लोटिंग चार्ज के पहले इसको पे करना होगा। लैंड एंड बिल्डिंग, सन्ड्री एसेट्स, पीएल एंड डिबेंचर राइट ऑफ का अमाउंट है। मॉर्गेज लोन वाज सिक्योर्ड अगेन लैंड एंड बिल्डिंग। देखो मॉर्गेज लोन मतलब किसी चीज को गिरवी रख के लोन दिया गया है, दैट इज नोन एज मॉर्गेज लोन। Mortgage loan was secured against land and building. Debentures were secured by floating charge on all other assets. Company was unable to meet the payment and therefore debenture holders appointed a receiver for the debenture holders. तो ये जो receiver का हमने जो account देखा था ना, वो इस कैटेगरी का ये सम है। तो बोला कि debenture holders का floating charge था asset पे, कंपनी इनको पैसा नहीं दे पा रही थी, इसलिए डिबेंचर होल्डर्स ने खुद ने रिसीवर को अपॉइंट किया, बोला कि भाई हमारा कंपनी से पीछा छोड़ाओ, कंपनी के एसेट्स बेच के हमें पैसा दिलवाओ। ही बॉट द लैंड एंड बिल्डिंग टू ऑक्शन एंड रियलाइज्ड 1,50,000। ही ऑल्सो टुक चार्ज ऑफ सन्ड्री एसेट्स ऑफ वैल्यू 2,50,000 एंड रियलाइज्ड 2 लाख। तो देखो इनके हाथ में पैसे कितने आए, इनके हाथ में टोटल 3,50,000 का पैसा आया। बट लैंड एंड बिल्डिंग पे तो पहला हक किसका है, मॉर्गेज लोन का है, 80,000 का मॉर्गेज लोन है, राइट। और लैंड एंड बिल्डिंग जो उसका स्पेसिफिक सिक्योरिटी है वो 1,50,000 रियलाइज किया, तो 1,50,000 में से 80 माइनस करेंगे तो 70,000 अवेलेबल हो जाएगा टू पे ऑफ अदर ड्यूज। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये डिबेंचर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है, तो पहले इन्होंने सिक्योर्ड एसेट को बेचा, उससे सिक्योर्ड लोन दिया, लोन पे ऑफ किया, मॉर्गेज लोन, पैसे कुछ बचे, फिर उन्होंने 2 लाख रुपए के और एसेट्स रियलाइज किए। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर को पे करना है, बट एक कैच, डिबेंचर होल्डर्स को पे करने से पहले उनको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करना होगा। ये जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है 12 महीने के अंदर वाले हैं, जिनको पहले पे करेंगे उसके बाद उनको डिबेंचर होल्डर्स को पे करना होगा। तो ये सम है ना बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है, मेजॉरिटी एग्जाम में खाली नंबर बदल बदल के ये सम देते रहते हैं, अगर पास्ट ईयर पेपर्स देखोगे तो। सो बहुत ध्यान से अच्छे से इस सम को समझना, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, उससे मॉर्गेज लोन पे किया, फिर और एसेट्स बेचे, पैसा आया। फिर बोला दी बैंक ओडी वाज सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी ऑफ 2 डायरेक्टर्स। तो 2 डायरेक्टर्स ने बैंक ओडी के लिए अपनी खुद की पर्सनल गारंटी देकर रखी थी, सो उन्होंने वो पे कर दिया। बट अल्टीमेटली तो ये डायरेक्टर की लायबिलिटी नहीं है, कंपनी में पैसा होगा तो कंपनी को ही पे करना होगा, भले ही डायरेक्टर ने अभी पे कर दिया तो कंपनी विल हैव टू पे टू द डायरेक्टर। द बैंक ओडी वाज सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी ऑफ 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑन द बैंक रेजिंग डिमांड डायरेक्टर्स पेड ऑफ द ड्यू फ्रॉम their personal resources. Cost incurred by receiver is 2,000 and by the liquidator is 2,800. The receiver was not entitled to any remuneration, but the liquidator was to receive 3% on the value of assets realized by him. Him का मतलब लिक्विडेटर ने जो एसेट बेचे वो, यार ऊपर वाले एसेट्स तो रिसीवर ने बेचे, उसके ऊपर उसको कमीशन नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज नॉट बीन पेड डिविडेंड आफ्टर 30 सितंबर 14। तो ये जो डेट है ये कौन सी है, सितंबर 16, मतलब सितंबर 15 एंड सितंबर 16 2 साल का डिविडेंड उनको नहीं दिया। देखेंगे रिसोर्सेज होंगे तो देंगे। एंड इंटरेस्ट फॉर द लास्ट हाफ ईयर वॉज ड्यू टू द डिबेंचर होल्डर्स। रेस्ट ऑफ द एसेट रियलाइज 1 लाख, मतलब जो रिसीवर ने एसेट बेचे उसको छोड़ के जो एसेट्स है वो 1 लाख रुपया रियलाइज किया। प्रिपेयर अकाउंट टू बी सबमिटेड बाय द रिसीवर एंड द लिक्विडेटर। तो देखो रिसीवर वाला अकाउंट का हमने बात ऑलरेडी किया हुआ है,
ठीक है, लिक्विडेटर वाला तो काफी बना चुके हैं, ये रिसीवर वाला अकाउंट एक बार वापस रन थ्रू कर देता हूं, बिकॉज वंस वी मेक इट, ये फॉर्मेट ध्यान में रहेगा तो इजी पड़ेगा. वील से रिसीवर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. सन्ड्री एसेट्स रियलाइज, मतलब सन्ड्री एसेट्स कितना हमारे पोर्शन में 2 लाख रियलाइज किया था. सेल्स प्रोसीड्स ऑफ सिक्योर्ड लोन 1.5 लाख था. सिक्योर्ड लोन कितना था 80,000, तो सरप्लस 70 यहां पे आ जाएगा हमारा सरप्लस. फिर कॉस्ट दिया है वो डालेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स गवर्नमेंट ड्यू के डालेंगे, फिर डिबेंचर और डिबेंचर का इंटरेस्ट डालेंगे बेस्ड ऑन यहाँ पे कितना फंड है, और जो सरप्लस बचेगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे टू दी लिक्विडेटर. क्लियर है ना फॉर्मेट? चलो, सो वील से दिस इज आवर सम नंबर 10. वील से रिसीवर्स receipt and payment account. ठीक है, क्विकली गेट डन विद द रिसीवर्स अकाउंट. ये भी कैश बुक जैसे ही है ना, डेबिट साइड में भले डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं, बट डेबिट साइड में मेरे को आएगा ऑल द रिसीट्स, एंड जो दूसरे साइड आएगा ऑल द पेमेंट. साथ में लिक्विडेटर का भी फॉर्मेट बना देते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सम को रीड करते हैं वापस. यहाँ पे बोला कि मॉर्गेज लोन लैंड एंड बिल्डिंग से सिक्योर्ड था, डिबेंचर होल्डर्स का फ्लोटिंग चार्ट था, कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही थी, तो डिबेंचर होल्डर्स ने रिसीवर को अपॉइंट किया. रिसीवर ने लैंड एंड बिल्डिंग बेचकर 1,50,000 रियलाइज किया और बाकी एसेट्स बेचकर 2 लाख रियलाइज किया. तो देखो फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे. वी विल से sundry assets realized, तो sundry assets से कितना रियलाइज हुआ 2 लाख. इसके बाद जो स्पेसिफिकली सिक्योर्ड एसेट था वो, तो वील से सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम मॉर्गेज लोन. और ये स्टेप तभी आएगा जब सरप्लस है. समझ लो कि फॉर दिस केस 80,000 का एसेट था और 80,000 ही रियलाइज हुआ लैंड एंड बिल्डिंग बेच के, कुछ एंट्री करने की जरूरत नहीं है. 80,000 का लोन था, एसेट बेच के 60,000 ही रियलाइज हुआ, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है. 80,000 का लोन था और 80 से ज्यादा अगर एसेट बेच के रियलाइज हुआ तभी ये सरप्लस रिसीव फ्रॉम मॉर्गेज लोन यहां पे आएगा. सो वील से सेल्स प्रोसीड्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक है, 1,50,000 में हमने ये लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा, लेस मॉर्गेज लोन, राइट, लेस मॉर्गेज लोन. और ये मॉर्गेज लोन कितने का है 80,000, तो ये 70,000 का हमारे पास सरप्लस आ गया. अभी जो रिसीवर है उसने क्या किया, इसने 2,000 रुपए का कॉस्ट इनकर किया. ठीक है, उन्होंने 2,000 रुपए का कॉस्ट इनकर किया. उनको डिबेंचर होल्डर्स को पे करना था, बट उससे बीच में
कौन आ गए? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट ड्यूज, जो कि 12 महीने के अंदर वाले टैक्सेस के ड्यूज थे, तो पहले उनको पे करेंगे, फिर डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द रिसीवर कितने का कॉस्ट इनकर किया उन्होंने? 2000 का कॉस्ट इनकर किया है, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ द रिसीवर। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, वील से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, वी विल से इनकम टैक्स अर्यर within 12 months of date of वाइंडिंग अप। ठीक है, कितना है ये? 26,000 ना, 21 + 5 26। ठीक है, असेसमेंट ईयर से नहीं देखना है, प्लीज याद रखना, असेसमेंट ईयर से नहीं देखना है, असेसमेंट कब कंप्लीट हुआ उस डेट को देखना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, तो इनको पे करने के बाद भी यार पैसा तो है 270 और डिबेंचर होल्डर्स को कितना देना है? 150, तो आराम से निकल जाएगा। सो वी विल से देन डिबेंचर होल्डर्स। अभी देखो ये डिबेंचर होल्डर्स को हम जो पेमेंट कर रहे हैं, जो बैलेंस शीट दी है वो सितंबर 16 की है, पैसा हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। किस डेट को पे किया वो एक बार चेक कर लेते हैं। मॉर्गेज डिबेंचर्स वर सिक्योर्ड, द कंपनी वाज देयरफॉर डिबेंचर रिसीवर, ही बॉट द लैंड एंड बिल्डिंग, ओवरड्राफ्ट वाज सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी। ठीक है, डायरेक्टर्स पेड अ कॉस्ट इनकर्ड बाय रिसीवर, सो द रिसीवर्स अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स not been paid after 30th September, the rest of the assets were realized on this date। ठीक है, तो 1,50,000 के हमारे डिबेंचर्स है, तो वी विल से 13% डिबेंचर्स राइट। सो यहां पे डिबेंचर्स हमने देखा 1,50,000, और यहां पे इंटरेस्ट के रिलेशन में देखो बोला गया है कि इंटरेस्ट फॉर लास्ट हाफ ईयर वाज ड्यू टू द डिबेंचर होल्डर्स, तो 6 महीने का इंटरेस्ट इनका हमने पे नहीं किया था, सो वील से इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। और हमारे पास फंड्स तो यहाँ पे दिख रहे हैं ऑलरेडी है, तो 1,50,000 ये है, इनटू रेट हमारे डिबेंचर का है 13% इंटू 6/12, सो 1,50,000 इंटू 13% डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो 9,750 जो उनका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो पे करके 159,750 हमारा आ गया। क्लियर है? अभी बस डिबेंचर होल्डर के ही लिए तो ये रिसीवर अपॉइंट हुआ था ना, उसने काम कर दिया, उसके बाद देखते हैं अगर उसके पास कैश होगा तो वो लिक्विडेटर को दे देगा, बोलेगा भाई लिक्विडेटर अब ये कैश का तुम आगे देखो तुमको किस तरह से करना है। तो यहां पे टोटल आ रहा है मेरा 2,70,000, यहां पे भी लिखेंगे 270, विजिबली हमें दिख रहा है कि कैश बैलेंस बचेगा। ठीक है, ये 270 में से हमने
2,000 रुपए पे किए कॉस्ट ऑफ रिसीवर, 26,000 पे किया एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड 159,750 हमने पे किया टू डिबेंचर होल्डर, राइट। तो अभी भी हमारे पास यहाँ पे 82,250 का बैलेंस बचा ना, ये क्या लिखेंगे, सरप्लस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर। सो वील से सरप्लस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर। यहाँ पे 82,250 का जो सरप्लस है हमने लिक्विडेटर को ट्रांसफर कर दिया, और यही जो अमाउंट है, राइट, ये हमारे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पे कोई कैश बैलेंस तो बताया नहीं है, ठीक है। 82,250 का इनको सरप्लस मिल गया। अभी देखेंगे कि देखो लिक्विडेटर को अब क्या क्या काम करना है, एक बार सम में चलते हैं, अभी देखते हैं कि लिक्विडेटर को क्या क्या काम करना है, ठीक है। लिक्विडेटर ने 2,800 का कॉस्ट इनकर किया और 3% उसको मिलेगा जो उन्होंने एसेट रियलाइज किया, और हमने यहाँ पे देखा रेस्ट ऑफ द एसेट रियलाइज्ड 1 लाख। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहां पे लिखते हैं एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। एसेट्स रियलाइज्ड डायरेक्टली यहां पे बोला 1 लाख, फिर लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन विल बी जितना उसने एसेट रियलाइज किया उसका 3%, मतलब 3,000 रुपीज उसका यहाँ पे रेम्यूनरेशन बन जाएगा। लिक्विडेटर्स एक्सपेंस, ठीक है, लिक्विडेटर्स expense is 2,800, right? Liquidators expense will be 2,800. ये भी डायरेक्टली मेरे को दिया गया है। जनरली फिर इसके बाद देखो हम क्या करते थे ना, हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स विद फ्लोटिंग चार्ज लेते, बट वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स विद फ्लोटिंग चार्ज तो ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं इन दी रिसीवर्स अकाउंट। तो देखो यहाँ पे ये डिबेंचर्स डील हो गए, मॉर्गेज डील हो गया। बैंक ओडी डायरेक्टर्स ने पे किया है, बट कंपनी से तो वो पैसा मांगेंगे ना, बिकॉज डायरेक्टर्स की वो पर्सनल लायबिलिटी नहीं थी। फिर ट्रेड क्रेडिटर्स 32,000 के, ये दोनों को पे करना है। इससे हम देखेंगे कि हमारी सारी जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसका पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट, जो के प्रेफरेंशियल और डिबेंचर्स कवर हो गए हैं रिसीवर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, इस वजह से उसको हमने यहां पे लिया नहीं है। तो बैंक ओडी जो पे की है डायरेक्टर्स ने, उसका कितना अमाउंट है, इट इज 30,000, और जो ट्रेड क्रेडिटर्स है उसका अमाउंट है 32,000। तो बाय दिस ऑल दी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैव बीन पेड ऑफ। अभी देखो कितना बैलेंस हाथ में बचता है, 1,82,250 का बैलेंस था, उसमें से 3,000 हमने दिया लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, 2,800 हमने दिया एक्सपेंस, फिर 30,000 की ओडी पे कर दी, फिर 32,000 का क्रेडिटर पे कर दिया। अभी हमारे हाथ में एट दिस पॉइंट, राइट, एवरीबडी डू इन योर कैलकुलेटर, 1,14,450, कितना, 1,14,450 का बैलेंस हमारे हाथ में बचता है। अभी नेक्स्ट किसका टर्न आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। तो 1 लाख का इनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, चलो हमारे पास पैसे हैं। फिर बोला कि भाई इनका जो डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नॉट रिसीव डिविडेंड आफ्टर 2014, मतलब 15
एंड 16 जो करंट ईयर है 2 साल का डिविडेंड हमें देना है। देखते हैं इनका डिविडेंड का अमाउंट कितना बनता है। 11% ऑफ 1 लाख मतलब 11,000 इंटू 2 मतलब 22,000 बचता है, मतलब 1,22,000 इज पेएबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पर हमारे पास जो बैलेंस है वो कितना है 1,14,450, मतलब कुछ डेफिसिट बनेगा। अगर मेरे इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड होते सारे तब तो कोई उपाय नहीं था, जितना पैसा था वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते, हाथ जोड़ लेते और इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाते कंगाल, उनको कुछ मिलता ही नहीं। पर यहां पे अगेन पार्टली पेड है ना, तो जो शॉर्टफॉल आ रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के प्रति वो इक्विटी शेयर होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड देन दोनों का बेस अलग है ना, तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। इस वजह से एक कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरा कुछ पैसा लेकर जाएगा, सो दैट दोनों बराबर पेड अप वैल्यू पे आ जाए। तो यहां पे हम प्रेफरेंस शेयर्स को तो पे कर सकेंगे, बिकॉज देखो हमारा शॉर्टफॉल कितना है, हमें चाहिए 1,22,000 और हमारे पास है 1,14,450 तो है। शॉर्टफॉल हमारा है 7,550 और मिल कितना सकता है, देखो ये भी देखना है कि जो मिल रहा है वो भी उससे भरपाई होना चाहिए। 5,000 इंटू 2.5 अगर हम करेंगे, मैक्सिमम जो मिल सकता है वो 12,500 मिल सकता है। ये करो 5,000 इंटू 2.5 7.5 मिल गया ना, तो 2.5 बाकी है और हमारा शॉर्टफॉल है 7,500 समथिंग, तो इसकी रिकवरी आराम से हमारे पार्टली पेड शेयर्स पे हो सकती है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अभी देने में कोई भी दिक्कत नहीं है। So this is my preference share capital, this is my अर्लियर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का हो गया और अर्लियर डिविडेंड 1 लाख पे 11% इंटू 2 ईयर्स, ये 22,000 हो गया। ठीक है, अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स का हिसाब करना है हमें, राइट, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स को नो डाउट जो डेफिसिट है वो लाना पड़ेगा और दोनों सेम वैल्यू पे पेड अप नहीं है तो उनको सेम वैल्यू पे पेड अप बनाना पड़ेगा। सो वील से वर्क नोट 1 so we'll say particulars अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो आपके दो तरह के शेयर्स हैं, यहाँ पे दिया गया है 1 लाख रुपया जो फुल्ली पेड शेयर्स है एंड 37,500 जो पार्टली पेड शेयर्स है। सो 1,37,500 स्टेक पे है, ये तो डूबा इनका। एड डेफिसिट अमाउंट। डेफिसिट अमाउंट का अगर कॉम्प्यूटेशन आपको दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, ये 82 और 1 लाख को आप ऐड करोगे, ठीक है ना, कितना अमाउंट है ये 82,250 प्लस 1 लाख, ये रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, माइनस इसमें से आपने 3,000 पे किया रेम्यूनरेशन, फिर आपने 2,800 पे किया एज एन एक्सपेंस, फिर आपने 30,000 पे किया ओडी के लिए, फिर आपने 32,000 पे किया क्रेडिटर्स को, फिर आपने 1 लाख रुपया पे किया प्रेफरेंस शेयर्स पे, फिर आपने 22,000 पे किया अर्लियर डिविडेंड। ये पूरा करेंगे तो आपको डेफिसिट का अमाउंट मिलेगा। ठीक है ना, एक बार कर लेते हैं 182,250 माइनस
दिस कम्स टू 7550। ये पैसा हमारे पास शॉर्ट हो गया जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंट्रीब्यूट करना होगा। दिस प्लस 37,500 ये टोटल लॉस क्यूमुलेटिवली इक्विटी शेयर होल्डर्स को भुगतना है। अभी निकालेंगे हम लॉस पर शेयर। सो 145,050 डिवाइडेड बाई शेयर्स कितने हैं भाई? 10,000 प्लस 5,000 15,000 ना। दिस डिवाइडेड बाई 15,000 करेंगे तो 9.67 राइट। कितना आ रहा है? 9.67 इज द लॉस पर शेयर विच इज टू बी बोर्न बाय देम। ठीक है, अभी देखो दो कैटेगरी के शेयर होल्डर है। एक जिन्होंने 10 रुपया दिया है, 10 रुपया दिया बट लॉस कितना भुगतना है? 9.67, मतलब इनको 0.33 का रिफंड मिलना चाहिए। सिमिलरली जिसने 7.5 दिया है बट भुगतना कितना है लॉस इनको? 9.67, तो बैलेंस अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे ऑन 10,000 इक्विटी shares of ₹10 paid up, amount of ₹0.33 which is 10 minus 9.67 per share has to be refunded. Total refund 10,000 into 0.33 ना। 10,000 into 0.33 is their total refund, right? तो 3,033 आएगा, 3,300 rather, and on 5,000 equity shares of ₹7.50 paid up, amount of rupees निकालो कितना आ रहा है? 9.67 माइनस 7.50 कितना आ रहा है? 9.67 माइनस 7.5 कितना? राइट, 2.17 ना। पर शेयर हैव टू बी contributed. So total contribution will be 5,000 into 2.17. So 5,000 into 2.17 करते हैं, we get 10,850, right? This is to be contributed. So 3,300 का रिफंड मिलेगा और 10,850 कंट्रीब्यूट करेंगे। इसको माइनस करो, 10,850 मिलेगा, 3,300 जाएगा, 7,550 जो डिफरेंस आया आपका, राइट? वो ले आने का ये स्टाइल था कि जिसने ज्यादा दिया है उनको लौटा दो, जिसने कम दिया है उससे लेकर आओ, एंड जो डेफिसिट था वो भी हमारा मीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जाके बोलेंगे call on equity share holders, we will say work note 1। कितना आया था ये? कॉल कितने का करना है हमें? टेल द अमाउंट क्विकली। राइट, 10,850 ना। और इक्विटी शेयर होल्डर रिफंड, तो
तो जो रिफंड जाना था वो कितना निकला था 3300. दिस इज माय वर्क नोट 1. ठीक है, अभी टोटल करो, योर टोटल शुड मैच. क्लियर है ना? काफी इजी कैटेगरी के सम में 10-12 मार्क का सम इस तरह का आएगा. राइट, आराम से आप इसमें स्कोर कर पाओगे. कॉम्प्लेक्सिटी कुछ है नहीं अदर देन डूइंग दी शेयर अमाउंट. So this is 193,100. Other side 193,100. क्लियर है एकदम? सारे समझ में आए ना? एक बार इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कि एक बार लिख के, मतलब एक बार गो थ्रू करो. गो थ्रू करने के बाद एक बार सारे सम लिख के प्रैक्टिस कर लो. डैम इजी, एब्सोल्युटली इजी. ठीक है, नेक्स्ट इसका जो सम है, दिस इज सम नंबर 11. एक काम करते हैं, सम नंबर 11 के बाद नई कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी. राइट, वील डू इट टिल ईयर टुडे. ये सम नंबर 11 आप लोगों को अपने आप सॉल्व करके आना है. कुछ नया नहीं है, सेम एकदम वेराइटी है, एकदम सेम सा सम है. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, आई विल सॉल्व इट, बट आप करके आओगे. राइट, सो दैट आपको भी पता चले ना कि प्रैक्टिकली क्या डिफिकल्टी आ रही है इस सम को आपको टैकल करने में. और एक बार खुद से कर लोगे और मैं सॉल्व करूंगा, देख लोगे, तो फिर ये तरह की वेराइटी एकदम आराम से निकल जाएगी. ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस.